आज हम कक्षा 12वीं के प्रथम अध्याय अर्थशास्त्र के अंतर्गत उसके दो भाग होते हैं, जिसे एक को कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरे को कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं अर्थशास्त्र के दो भाग होते हैं। अध्ययन के सुविधा के दृष्टि से रेगनर फ्रेश ने, आप ये ध्यान रखेंगे, पहले जब इस चैप्टर से एक नंबर का प्रश्न आता था तो ये जरूर प्रश्न आता था कि अर्थशास्त्र को ये नाम किसने दिया, या अर्थशास्त्र के दो भाग किस अर्थशास्त्री के द्वारा किए गए, तो उनका नाम है रेगनर फ्रेश। रेगनर फ्रेश ने 1933 में अर्थशास्त्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा। एक कहलाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। दूसरा जो है उसे कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे अंग्रेजी में मैक्रो अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। माइक्रो आपने भी सुना होगा। माइक्रो का तात्पर्य होता है सूक्ष्म, छोटा। इसकी उत्पत्ति, इसके अर्थ के बारे में देखिए। इसकी उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के मिक्रोस से हुई है, MIKROS, मिक्रोस से हुई है, जिसका तात्पर्य होता है छोटा। इसी प्रकार से अभी अपन देख लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे अंग्रेजी में मैक्रो के नाम से जाना जाता है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मैक्रोस MAKROS से हुई है, जिसका अर्थ होता है विशाल। तो इस तरीके से दो भागों में हम अध्ययन के सुविधा की दृष्टि से इसे दो भागों में बांटा गया है अर्थशास्त्र को, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अर्थशास्त्र से संबंधित जो उसके क्षेत्र हैं उसके कुछ भागों को जानेंगे, और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उसके जो क्षेत्र है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो हैं उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व। इन्हीं क्षेत्रों में ही अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। लेकिन इस अध्ययन के अंतर्गत हम यहाँ पर सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में देखते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या चीज़ है, देख लीजिए आप, यहाँ पर लिखा गया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का तात्पर्य होता है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों जैसे व्यक्ति, परिवार, उत्पादक फर्म, उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है किसी विशिष्ट, यानी एक परिवार, एक फर्म, एक औद्योगिक इकाई, विशिष्ट का मतलब किसी एक यानी कि व्यक्तिगत, जब व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो वह कहलाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। अध्ययन किया जाता का तात्पर्य है उससे संबंधित समस्त प्रकार के प्रयोजनों का विश्लेषण जो है हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। चाहे उसकी कीमत की बात हो, चाहे उसके उपलब्धता की बात हो, जैसे अपन मजदूरी की बात करते हैं, वेतन की बात करते हैं, तो जब हम किसी एक मजदूर की मजदूरी के बारे में बात करेंगे तो वो समष्टि का विषय रहेगा। लेकिन यही अगर अपन समाज में फैली बेरोजगारी की बात करेंगे तो वो किसका अंतर्गत आ जाएगा? समष्टि के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि वो समग्र स्थिति को बतलाएगा। और जहाँ पर समग्र यानी समूह की बात आ जाएगी तो वो सारा किस में चला जाएगा? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत चला जाएगा। तो मुख्य रूप से व्यष्टि अर्थशास्त्र का अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ क्या चीज़ है, तो आप इसमें बताएंगे कि जिसके अंतर्गत हम व्यक्तिगत इकाइयों का या व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक उत्पादक फर्म, एक उद्योग आदि, तो इसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब इसमें कुछ परिभाषाएं हैं और आप जरूर कोई भी पॉइंट आए व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, आपको इनमें से एक परिभाषा याद करके हूबहू कॉपी में लिखना चाहिए, तब आपका नंबर जो है, जो पेपर चेक करने वाला है, वो आपको पूरे में पूरा अंक दे सकता है। तो प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र
की जो परिभाषा दी गई है प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार, व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवारों, व्यक्तिक इकाइयों, मजदूरियों, आयों, विशिष्ट उद्योगों और विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन है। इसी प्रकार दूसरी परिभाषा है प्रोफेसर चेम्बरलिन के शब्दों में, व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रूप से व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है और इसका संबंध अंतर वैयक्तिक संबंधों से होता है। तो कुल मिला के दोनों परिभाषाओं में आप ध्यान देंगे, यहाँ पर और दूसरी परिभाषा है उसको बताया गया है, आपके बुक में भी इसको आप आसानी से देख सकते हैं। चेम्बरलिन के शब्दों में देख लीजिए, चेम्बरलिन के शब्दों में लिखा हुआ है, व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रूप से व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है। पूर्ण रूप से व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है और इसका संबंध अंतर वैयक्तिक संबंधों से होता है। ये छोटी सी परिभाषा आप इसको जरूर याद कीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रूप से व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है और इसका संबंध अंतर वैयक्तिक संबंधों से होता है। तो ये हो गया आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। सारांश में आप ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जिसमें सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, समाज की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। अब उसकी विशेषताएं, इन्हीं विशेषताओं को अगर आप परिभाषा के रूप में या उसके अर्थ के रूप में भी शब्दों में एक साथ लिख सकते हैं। तो पहली विशेषता है उसकी व्यक्तिक इकाइयों का अध्ययन। पहले लिख लीजिए इसको, पहली विशेषता है व्यक्तिक इकाइयों का अध्ययन। दूसरा है सूक्ष्म चरों का अध्ययन। तीसरा है कीमत सिद्धांत। सबसे पहला है व्यक्तिक इकाइयों का अध्ययन, दूसरा है सूक्ष्म चरों का अध्ययन और तीसरा है कीमत सिद्धांत। इसे हम कीमत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। यानी किसी भी वस्तु की कीमत, वस्तु बोला जाए तो वस्तु की कीमत का तात्पर्य होता है एक वस्तु की कीमत। तो वस्तु की कीमत, जैसे मजदूरी की बात की जाए तो एक मजदूर की मजदूरी, यानी पूरे समूह में से जब हम एक वस्तु, विभिन्न वस्तुओं की कीमतें हैं, विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में से हम किसी एक वस्तु की कीमत की बात करेंगे तो वो किसके अंतर्गत शामिल होगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल होगा। इसीलिए इसे हम कीमत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है अगर कोई पूछे तो आप बताएंगे कीमत सिद्धांत। तीसरा है इसमें, ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। किस पर आधारित है? पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। तो सबसे पहले देखते हैं आप व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो विशेषताएं हैं उसमें पहला विशेषता है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। तो इसके अंतर्गत आपको लिखना पड़ेगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र की पहली विशेषता यह है कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिक आय, व्यक्तिक उत्पादन, व्यक्तिक उपभोग आदि की व्याख्या करने में सहायता करती है। यह प्रणाली अपना संबंध समूहों में न रख करके इकाइयों से रखती है। अर्थात इसमें हम किसी भी एक फर्म, एक व्यक्ति, एक वस्तु आदि से संबंधित उसके उपलब्धता, उसकी अनुपलब्धता, उसकी कीमत का हम व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करते हैं। दूसरा है सूक्ष्म चरों का अध्ययन। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की दूसरी विशेषता के रूप में, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की दूसरी विशेषता के रूप में यह छोटे छोटे चरों का अध्ययन करती है। इन चरों का प्रभाव इतना कम होता है कि इनके परिवर्तनों का प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता। यानी हम इनमें उन इकाइयों का अध्ययन करते हैं जिसका प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था में नहीं के बराबर होता है, लेकिन उनका अध्ययन भी हम इसमें शामिल करते हैं। अब उसके बाद आप देखिए कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम है। आप बिल्कुल ध्यान रखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है? कीमत सिद्धांत। तो कीमत सिद्धांत के अंतर्गत आप ये लिखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत अथवा मूल्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत वस्तु की मांग एवं पूर्ति की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही साथ मांग और पूर्ति के विभिन्न वस्तुओं के व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण भी किए जाते हैं। यानी मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा जो वस्तुओं की कीमत का निर्धारण होता है, किसी एक वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है, वो किसके अंतर्गत शामिल है?
व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल है। तो इस तरीके से व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है, आप जब भी दर्शाना चाहें तो सबसे पहले आप ये चारों विशेषताओं को ध्यान में रखिए। अगर ये आपको चारों विशेषताएं ध्यान में हैं तो निश्चित रूप से आप उसके अर्थ को भी अच्छे से समझ सकते हैं और बता सकते हैं। तो ये हो गया आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। अब उसके बाद दिया हुआ है आपके चैप्टर में है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, प्रथम अध्याय है, उसमें है उसका महत्व, व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को अब दर्शाते हुए आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट बताया जाएगा, आप चाहें तो लिख लीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो महत्व है उसके अंतर्गत सबसे पहला इसमें जो महत्व है, और आप बिल्कुल प्रबोध की पुस्तक से या नवबोध की पुस्तक से आप देख सकते हैं, तो इसके व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व में महत्वपूर्ण पहला पॉइंट है, आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आप भी कॉपी में नोट कर सकते हैं। महत्व के अंतर्गत है पहला, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक, पहला इसका इम्पोर्टेंस है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक। दूसरा दिया है आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक, दूसरा है आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक। तीसरा है इसके अंतर्गत आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक, आर्थिक नीति के निर्णय में सहायक। ज़्यादा अच्छा है आप सुनकर लिखिए ताकि आप स्पष्ट लिख सकें। और आप अगला है आर्थिक कल्याण की शर्तों का निरीक्षण, आर्थिक कल्याण की शर्तों का निरीक्षण, आर्थिक कल्याण की शर्तों का निरीक्षण देख लीजिए। ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। पांचवा इसका महत्व, इंपॉर्टेंस, व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक निर्णय में सहायक, व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक निर्णय में सहायक। छठवां इंपॉर्टेंस है व्यक्तिगत इकाइयों के, यही व्यक्तिगत इकाइयों के, व्यक्तिगत इकाई शब्द आ रहा है यहाँ पर, जिसको मैंने बताया व्यक्तिगत इकाइयों के अंतर्गत जैसे करके आपको ध्यान रखना है, एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग, एक उत्पादक, ये सब क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत इकाई। तो व्यक्तिगत इकाइयों की समस्या, विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, व्यक्तिगत इकाइयों की समस्याओं के समाधान में उपयोगी, समाधान में उपयोगी। तो ये 5 पॉइंट है जो बताते हैं, जो स्पष्ट करते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला पॉइंट है, फिर से आप देख लीजिए, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक। ठीक है, जैसे एक उदाहरण ले लीजिए कि 5 विषय हैं आपके, 5 विषय में अब आप चाहते हैं कि आपका बहुत अच्छा नंबर आए परीक्षा में। अब आप मान लीजिए आप अर्थशास्त्र की बात करते हैं या हिंदी की बात करते हैं या कोई भी विषय की बात करते हैं, तो सभी विषय में जब तक आपका अच्छा नंबर नहीं आएगा तब तक कि आपका पूरा रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद आप उसके अंदर चले जाइए, जैसे मान लो आप सब विषय पढ़ते हैं, हिंदी को कम पढ़ते हैं, अब हिंदी को पढ़ भी लेते हैं तो उसमें से कुछ यूनिट आपके ऐसे जो आपको लगता है कि हम इसको कर लेंगे, और
उसके कारण जो है आखिरी स्थिति में जो आप सरल मान के चलते थे उसको आप उतना अच्छे से पढ़ नहीं पाए। तो कुल मिला के क्या होगा, एक चैप्टर यानी एक अध्याय, एक पार्ट को जब आप नहीं पढ़ेंगे तो उस विषय में नंबर कम आ जाएगा, और उस विषय में नंबर कम आ जाएगा तो आपका बाकी के 4 विषय में खूब नंबर रहेगा, लेकिन एक विषय में नंबर कम रहेगा, तो इसलिए आपका ओवरऑल रिजल्ट जो है कमज़ोर हो जाएगा। जिस 80% आप लाना चाहते थे आपका 70% हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है, व्यष्टि जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार से आपका एक हिंदी का पाठ पूरे हिंदी विषय के नंबर को प्रभावित करता है और हिंदी विषय का नंबर पूरे आपके 12वीं कक्षा के रिजल्ट को प्रभावित करता है, ठीक उसी प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो हम सूक्ष्म इकाइयों के बारे में जानते हैं, समस्याओं का अध्ययन करते हैं, वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, वो आवश्यक है। ठीक है, थोड़ी बात समझ में आ गई आपको। इसमें आप लिख सकते हैं कि यदि हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्वरूप की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो व्यक्तिगत इकाइयों की जानकारी हासिल करना आवश्यक होता है, क्योंकि व्यक्तिगत इकाइयों से ही सामूहिक इकाइयों का रिजल्ट प्राप्त होता है। दूसरा दिया आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक। आर्थिक समस्या, विभिन्न प्रकार की आर्थिक समस्याएं होती हैं। आर्थिक समस्या क्या चीज़ है, जैसे कोई भी वस्तु का मूल्य का निर्धारण करना, किसी की मजदूरी का निर्धारण करना, उसको बांटना, उसके अलावा जो है राजस्व का एकत्रीकरण किया जाता है, तो किस प्रकार से राजस्व का एकत्रीकरण किया जाए। तो ये सारी समस्याओं का निराकरण किसके द्वारा होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा ही होता है। तीसरा दिया है आर्थिक नीति के निर्णय में सहायक। सरकारें जो हैं विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाती हैं, तो सरकारों के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो सभी के लिए रहता है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। तो ये जो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सरकारों के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, नीतियां बनाई जाती हैं, वो भी किस पर आधारित होता है, व्यष्टि पर आधारित होता है। जैसे उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने ये बोल दिया कि सारे बच्चों को जो 9वीं कक्षा में लड़कियां आती हैं उनको हम साइकिल बांटेंगे। तो ये कैसे पता लगा, व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन से, यानी जब एक एक छात्रों के बारे में जानकारी ली गई तो पता लगा कि इनके पास साइकिल नहीं होने के कारण ये बच्चियां जो है कक्षा 8वीं के बाद 9वीं हाई स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जा पाती। तो छोटी छोटी इकाइयों से जानकारी मिली, एक एक परिवार से एक एक बच्चे के बारे में जानकारी मिली, तो सरकार ने एक नीति बनाया, और इस नीति को बनाने के पीछे एक एक छात्रों से जानकारी ली गई। तो एक एक यानी सूक्ष्म रूप से उसकी जानकारी ली गई और विशाल रूप से उसका नियम बनाया गया, नीति बनाई गई थी। इस तरीके से आर्थिक निर्णय में सहायक होता है। फिर दिया आर्थिक कल्याण के शर्तों का निरीक्षण। आर्थिक कल्याण की शर्तों का निरीक्षण व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जहां व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत रहन सहन के स्तर आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है, वही सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक आय के प्रभावों की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। सरकार अर्थशास्त्र का जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि आर्थिक कल्याण यानी किसी भी प्रकार के जो धन का वितरण, राजस्व की प्राप्ति, ये सारा कुछ जो है वो आर्थिक कल्याण की शर्तों पर आधारित होता है। तो आर्थिक कल्याण की शर्तों का निरीक्षण यानी सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक आय प्राप्त की जा रही है, उसका सार्वजनिक व्यय किया जा रहा है, तो लोगों में उस प्रकार के जो व्यय हो रहे हैं, यानी सरकार के द्वारा जो आर्थिक कल्याण किया जा रहा है उसका निरीक्षण किसके अंतर्गत आता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। जैसे मान लो सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना एक योजना बनाई, आर्थिक कल्याण की योजना हो गई, तो ये योजना में एक एक परिवार का मकान बन पा रहा है कि नहीं आ रहा है, बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, उसको वास्तव में कार्य रूप में परिणित किया जा रहा है योजना को कि नहीं किया जा रहा है। तो इसका जब हम एक एक परिवार का निरीक्षण करेंगे तब जाकर के रिजल्ट जो है सही प्राप्त होगा कि इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा जो आर्थिक कल्याण किया जा रहा है उसका 100% क्रियान्वयन हो रहा है, यानी पूरी तरीके से लोग उस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि आर्थिक कल्याण की शर्तों का निरीक्षण कौन कौन के अंतर्गत शामिल है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल है। जल्दी से देख लीजिए अगला, व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक निर्णय में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों की समस्याओं पर उचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। जैसे उपभोक्ता यह चाहता है कि अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर ले, इसी प्रकार से प्रत्येक उत्पादक भी यही चाहता है कि वह कम से उत्पादन लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करे। इस प्रकार व्यक्तिगत
व्यक्तिगत इकाइयों चाहे वो एक परिवार के लिए हो, परिवार मतलब मैं उपभोक्ता हूँ तो मैं चाहूँगा कि मेरा जितना इनकम है, मेरी जितनी आय है उससे, यानी मेरी जो सीमित साधन है उससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको उपभोग में लगा सकूँ। ठीक इसी प्रकार से एक फर्म व्यक्तिगत एक विशिष्ट फर्म है, एक विशिष्ट फर्म यानी व्यक्तिगत फर्म के बारे में या एक फर्म के बारे में अपन बोलेंगे कि वो फर्म भी यही चाहता है कि वो कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन किस प्रकार से कर सकता है। यानी व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक निर्णय में सहायता भी कौन पहुंचाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब अंतिम देख लीजिए, व्यक्तिगत इकाइयों की समस्याओं के समाधान में उपयोगी। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों के समस्याओं के समाधान में उपयोगी है। जहां एक और व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों की समस्याओं का अध्ययन करता है, वहीं दूसरी ओर इन समस्याओं के समाधान का भी प्रबंध करता है। इस तरीके से व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक निर्णय में सहायता करता है, व्यक्तिगत इकाइयों की आर्थिक समस्याओं के समाधान में भी व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? उपयोगी है। इस तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आप देख सकते हैं। अब इसके आगे जो है आपको बताया जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इसके बाद में आप इसको देखिए।